सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। आज का हमारा जो गोल है वो आपको दिख रहा होगा, बट पहले मैं आपको जो हमने अब तक पढ़ा, अब उसका इसके साथ क्या रिलेशन है या इसका उसके साथ क्या रिलेशन है, चूंकि आपको अभी पता चल चुका होगा कि मैं एक चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ाता हूं ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे। जब हम किसी भी चैप्टर को कहानी की तरह बिल्कुल सारे टॉपिक्स को डॉट 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 करके कनेक्ट कर पाते हैं, कहानी की तरह पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर हमें लंबे समय तक याद रहता है। कहानी जो हमारी थी, अगर आपको याद हो, जब हमने काइनेमैटिक्स ऑफ 1D मोशन को स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, फिर स्पीड वेलोसिटी उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा, फिर एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा। आज तक की कहानी हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी की। तो बात जब हमारी लास्ट चली थी वो थी एक्सेलरेशन के ऊपर। हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। तो अब हमने जब एक्सेलरेशन डिस्कस किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन के बेसिस पे ही हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्या होता है यूनिफॉर्मली, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो हम देखेंगे। फिर हम इस चैप्टर की आन बान और शान इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसे हम काइनेमैटिक इक्वेशंस भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे। और जब हम क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स इनके ऊपर सॉल्व करेंगे, उन के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैं बताऊंगा आपको। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रहेगा ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, अपने कॉपी पे आप हेडिंग डालिए और ये डायग्राम बनाइए कि एक्सेलरेशन के बेसिस पे मोशन के दो टाइप्स है। एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर, ये एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है और ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन है, मतलब है कि एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होता है, और जबकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जबकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सर, ये तो शायद हमें पता चल चुका था, बात सही। अब कांस्टेंट का मतलब ये है कि ना ही इसकी डायरेक्शन और ना ही इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो, दोनों की। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये आपको फिर भी पता होगा, फिर भी लिखवा दूंगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मेरे को क्या दिखेगा कि यहां पे तीन पॉसिबिलिटीज है जब एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होगा। सर, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है? नंबर वन पॉसिबिलिटी है कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, अगर एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए तब भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर दोनों के दोनों चेंज हो जाए तो तब भी जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट इसका एक दूसरा भी तरीका है वो जानने का या उसको देखने का, वो ये है कि अगर आपको एक्सेलरेशन जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू यहां पे गिवन हो, के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट्स सपोज मैंने आपको एक्सेलरेशन दी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, या मैंने आपको दे दी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होगी। देखो,
चेंज ही नहीं होगी। और जबकि अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होती है तो वो एक्सेलरेशन जो है ना, या तो वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स होता है। कहने का मतलब एक्सेलरेशन आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि ये 3t² + 2 है, या एक्सेलरेशन आपको 3x² + 9 दिखेगा। जब भी ये फंक्शन ऑफ टाइम दिखेगा तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखने का दूसरा तरीका है कि जब भी हमें क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन, सॉरी, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू हमें दी गई है तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। और अगर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो, या एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया हो, तो समझना कि वो वेरिएबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं रहती है तो क्या हमने इस पे चर्चा की? आप कहोगे हाँ सर, आपने हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी दे दिया, फिर हमने एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टी निकाला, उसके ऊपर इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी जो भी हमें निकालना था वो निकाला। तो हमने इस पे चर्चा की है, बहुत चर्चा की है। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब हमने चर्चा की है। जो अब हमारा जो मेन पार्ट बचता है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप यहां पे हेडिंग डालिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या डालिए? हेडिंग डालिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके सर, ये हमारा अभी टॉपिक है। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैंने आपको बताया कि क्या होता है। हाँ सर, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। इसका क्या मतलब है कि जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहती है। हाँ सर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये। अब जब भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास कुछ हथियार है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो कौन से इक्वेशंस है, वो कौन से हथियार है? जिसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, या जिसे हम काइनामेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। तो जब भी हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो प्रॉब्लम में, तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके सर, ये समझ में आया? तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन की एंट्री होती है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट पॉइंट नोट कीजिए। क्या है कि इन द प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल्स in which where acceleration is constant, we use set of equations known as कि स्लेशन का मतलब known as equations of motion, या जिसे हम काइनामेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की एंट्री देखने को मिली। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए कि अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन है, किधर गया? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके सर, इस पे चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन सारे लिख लेता हूं कि कौन कौन से इक्वेशंस हमारे पास है, उसके बाद मैं एक एक करके उसको डिराइव करता हूं। बट पहले अब देख लीजिए कि कौन कौन से इक्वेशंस हमारे पास है। नंबर 1 इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, और दूसरा है s यानी सारे वेक्टर के फॉर्म में u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तीसरा हमारे पास है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वेक्टर। देखो यहां पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, जब मैं डिराइव करूंगा तब बताऊंगा। नंबर 4 है हमारे पास एस nth, और यहां पे एक चीज यहां पे लिखिए, एस टी है, यहाँ पे एस टी है, और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है दैट इज एस nth इज इक्वल टू यू वेक्टर, ये भी वेक्टर है, प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। ओके, और यहां पे जो आपको दिख रहा है ये वाली इक्वेशन, इसके दो और फॉर्म्स है, इसके दो और फॉर्म्स है। कौन कौन से है सर? एक है एस वेक्टर जो होता है वो यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी होता है, और यहाँ पे एस वेक्टर जो है वो वी वेक्टर टी माइनस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर है। यानी यहां पे अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में आपको यू ए टी दिया गया है। अगर आपको ए नहीं गिवन है, वी गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, यू वी टी में यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए। और अगर आपको यू नहीं गिवन है, वी गिवन है, तो आप यहाँ पे वी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे, ये कैसे डिराइव होगा वो हम आप बताएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये v, वैसे तो मैंने आपको बताया, फिर भी यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये v क्या होता है सर, v वेक्टर क्या है, ये u वेक्टर क्या है, ये a वेक्टर क्या है, ठीक है, एस टी वेक्टर क्या है, एस एन वेक्टर nth वेक्टर क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और कुछ बचा? हाँ, देखिए कि यू वी वेक्टर का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात की। इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट रहेगी, तभी तो हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा ये भी लिख लीजिए कि ये हम तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो, वरना इसको देखना भी मत, ये तभी हम यूज करेंगे जब क्या हो, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एक मिनट, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, वरना देखना भी मत इसकी तरफ। ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एस टी क्या है, एस टी है डिस्प्लेसमेंट। आप में से बहुत सारे जन जो 9th में पढ़े होंगे वो इसको कोई तो इसको पोजीशन कहता है, कोई इसको डिस्टेंस कहता है। ना ही पोजीशन है ना ही डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t सेकेंड। यानी अगर मैं आपसे बताऊं कि ये एस टी क्या है, कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो वो कुछ नहीं, एस टी है। यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, 10 है, तो आप इसको S10 कहोगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे नोटेशन लिखूं S12, उसका क्या मतलब है कि बॉडी ये किसको डिनोट करती है, कि बॉडी ने t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 12 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो इसका नोटेशन है। अगर मैं S15 कहता हूं, इस नोटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी ने t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 15 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उसका नोटेशन ही है। समझे नोटेशन, ये एस टी का मतलब आपको समझ में आया, t का मतलब किस टाइम तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एस टी का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, लास्ट क्या है, एस nth। सर ये एस nth क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, बट फर्क ये है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम n minus 1 second to n second। सर ये क्या कह दिया आपने, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज कि यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, मैं आपको ये जो इसकी जो
फीलिंग है ना, मैं आपको जब इसको मैं डिराइव करूंगा तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि एस एनथ का क्या मतलब है। ठीक है, एस टी तो मैंने आपको समझाया क्योंकि इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था, और एस एनथ जो है ना, जब मैं इसको डेरिवेशन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके सर। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशंस। तो यहां पे आप हेडिंग डालिए डेरिवेशंस। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले हम कौन सा इक्वेशन डिराइव करेंगे सर, पहले हम पहली इक्वेशन डिराइव करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए यहां पे पहली इक्वेशन हमें क्या थी, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। अच्छा, क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म, ये जो डेराइव हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम डेराइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम डेराइव करेंगे, ये हमारे पास जो याद अगर आपको है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, v वेक्टर जो है वो dv बाई dt के बराबर होता है, एक्सेलरेशन जो है वो v dv अपॉन डी एक्स के बराबर होता है, और वो v dv अपॉन dt के बराबर भी होता है। तो इन तीन इक्वेशंस का यहाँ पे हम यूज करेंगे और यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। यही तीन इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं, दैट्स एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt के बराबर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज दैट dv वेक्टर जो है वो a वेक्टर इंटू dt के बराबर है। कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या यहाँ पे अब मैं लिमिट्स डाल सकता हूं कि जब t हमारा 0 है तब v जो है ना, वेलोसिटी जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब हमारा t कुछ t है तब जाके हमारी वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि विच इंप्लाइज कि इंटीग्रल dv होता है v और लिमिट्स है u v इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तभी बाहर निकलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो फिर इंटीग्रल dt बच जाता है, इंटीग्रल dt का t होता है और लिमिट है 0 टू t। क्या आपको जब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो क्या ये v माइनस यू बचेगा, तो क्या ये a t माइनस 0 बचेगा, a t माइनस 0 बचेगा। हाँ सर, a t माइनस 0 बचेगा। ठीक है, a t माइनस 0 बचेगा। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने डिराइव किया v इज इक्वल टू u प्लस a वेक्टर t। तो क्या हमारी पहली इक्वेशन जो है वो डिराइव होगी। हाँ सर, पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। तो अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं और इसको डिराइव करते हैं। हाँ सर, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, दूसरी इक्वेशन को डिराइव कीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास कि s वेक्टर जो है वो u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर के बराबर होती है। अच्छा, इसको कैसे डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे जो हमारा v वेक्टर है वो dx अपॉन dt के बराबर होता है। हाँ सर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं विच इंप्लाइज दैट कि dx वेक्टर जो होता है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, जो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज दैट कि dx वेक्टर जो होता है वो v dt के बराबर आ जाएगा, v d t के बराबर आ जाएगा। हाँ सर, ये तो लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि देखो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे t है और यहाँ पे v है, मिसमैच हो गया। अब मैं क्या करता हूं, v को इन टर्म्स ऑफ t लेता हूं, किस तरह v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा u प्लस ए वेक्टर t यहाँ पे होगा और यहाँ पे dt। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लिमिट्स डालता हूं। जब हमारा t 0 है तो x कुछ x इनिशियल होगा, जब हमारा t है और यहाँ पे x कुछ x फाइनल होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रल ऑफ dx होता है x। ओके, यहाँ पे लिमिट्स है x इनिशियल टू x फाइनल इक्वल टू, अब इसको आप u मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप पहचान चुके होंगे। बेसिकली थोड़ा मैं इसको सेपरेट करता हूँ, u
यानी u को dt से मल्टीप्लाई करता हूं, dt प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकालूंगा तो t dt बच जाएगा, t dt बच जाएगा, और लिमिट 0 to t है और 0 to t है। तो क्या यहां से जब आप लिमिट डालोगे तो क्या ये x फाइनल माइनस x इनिशियल निकलेगा? हाँ सर। तो क्या यहां से u कांस्टेंट है, क्योंकि पहले जो है ना पहली जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, सपोज 20 मीटर पर, वो तो कांस्टेंट ही होगी। v चेंज होता रहेगा क्योंकि वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dt हो जाएगा t प्लस a वेक्टर, और इंटीग्रल t का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बाई 2 होगा। जब लिमिट डालोगे तो यही आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होता है? वो होता है सर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस a t स्क्वायर बाई 2, या जिसे हम आम भाषा में इस तरह लिखते हैं हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। क्या ये हमारा डिराइव हो गया सर? दूसरी इक्वेशन भी हमारी डिराइव होगी, हाँ सर ये भी डिराइव होगी, और बस यहाँ पे आप t डाल दीजिए, ये हम इनिशियली डाल देंगे। t का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट t0 से t तक निकालेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम tb भी नहीं लिखेंगे, बट चूंकि हमारे पास दूसरी फॉर्मूला होती है ना sn, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं अभी t लिख रहा हूं, ठीक है? आगे जाके जब आप प्रो हो जाओगे आपको टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, ये हमारी, अच्छा इसके दो और फॉर्म्स हैं, उसको डिराइव कीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि उसको डिराइव करते हैं, बट पहले तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, फिर इस पे फिर से आते हैं। आपने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलिए अब तीसरी इक्वेशन के ऊपर आते हैं। अच्छा, तीसरी इक्वेशन के ऊपर आते हैं। ओके, तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास सर? तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर s वेक्टर। ओके सर, पहली बात आपने सर कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस पे वेक्टर क्यों नहीं डाला है, उस पे चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पता हो तो अगर मैं आपसे कहूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालोगे तो आप कहोगे ये तो a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, थीटा होता है एंगल बिटवीन a वेक्टर और b वेक्टर। ये लिखने का तरीका है, मतलब एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जरा निकालो, a वेक्टर को डॉट करो a वेक्टर के साथ ही, तो क्या कहोगे? आप कहोगे ए डॉट ए होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए इंटू कॉस थीटा क्या होगा? ये दोनों एक ही वेक्टर है तो पैरेलल होंगे, तो थीटा 0 होगा। तो क्या ये ए स्क्वायर आया? तो क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो ए स्क्वायर आया? हाँ सर, ए स्क्वायर है। तो ये v स्क्वायर आप दिख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है v स्क्वायर? इसका मतलब है आपने v वेक्टर को v वेक्टर के साथ ही डॉट किया है। u स्क्वायर दिख रहे हो तो u स्क्वायर मतलब u वेक्टर को u वेक्टर के साथ ही डॉट किया है। तो जो यहाँ पे मैंने v स्क्वायर और u स्क्वायर लिखा है वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो u डॉट v और u डॉट v की तरह लिखो, ठीक है? आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, मतलब v स्क्वायर का मतलब है v वेक्टर डॉट v वेक्टर, u स्क्वायर का मतलब है u वेक्टर डॉट u वेक्टर। ओके, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं डाला। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो v डॉट v u डॉट u। ओके, तो डिराइव करते हैं हमारी इस प्रॉब्लम को। तो क्या आपको ये पता है सर कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका एक और फॉर्म होता है v dv अपॉन dx? हाँ सर, ये तो पता है हमें। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v dv वेक्टर जो होता है वो a dx वेक्टर के बराबर है? हाँ सर। तो क्या मैं यहाँ पे लिमिट डाल सकता हूं? हाँ सर, यहाँ पे dv है और यहाँ पे v फंक्शन है और यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट्स में डाल सकता हूं। जब हमारा x कुछ x इनिशियल है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। जब x हमारा x फाइनल है, यहाँ पे वेलोसिटी v होगी। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि v dv का जो इंटीग्रेशन होता है
वो v² होता है। लिमिट्स u से v इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट्स है x इनिशियल x फाइनल। ओके सर, तो यहाँ पे लिमिट डालोगे तो v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू a वेक्टर, और यहाँ पे लिमिट डालोगे तो x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर आ जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू s वेक्टर, यानी s t भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एस टी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसका एस टी यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है विच इंप्लाइज दैट कि v² माइनस u² इक्वल टू 2a वेक्टर एस टी वेक्टर। सर क्या हमारी तीसरी इक्वेशन भी यहाँ पे देखो, जनरली जो लिखा जाता है वो v² माइनस u² 2as एस टी नहीं लिखा जाता। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं आप बिगिनर हो तो टी यहाँ पे जरूर लिखो। जब आप आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे फिर आप एस एंथ से कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, आप टी यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप प्रो बन जाओगे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, हमारा तीसरा इक्वेशन भी डिराइव हो गया। अब कौन बचता है सर? चौथा इक्वेशन बचता है। सर चौथा इक्वेशन हमारे यहाँ पे चौथा इक्वेशन हमारे यहाँ पे बचता है। क्या है वो? उसको डिराइव करते हैं। बड़ा मजेदार डेरिवेशन यहाँ पे होगी उसकी। आओ उसको पहले समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, कवि हमारा क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है सर, आओ हमारी चौथी इक्वेशन जो है दैट इज एस nth इज इक्वल टू u प्लस a वेक्टर बाई 2n माइनस 1। आओ इसको समझते हैं। समझना बात को कि ये क्या है, समझना बात को ये क्या है, ध्यान फरमाना। तो यहां पे जरा देखिए कि मान लो ये एक रोड है। क्या है? ये एक रोड है। ठीक है, और यहां पे मैंने टाइम इंटरवल्स बनाए कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू 1 है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 है, यहाँ पे t इक्वल टू 3 है, यहाँ पे t इक्वल टू 4 है, इसी तरह t इक्वल टू 5 है, इसी तरह t इक्वल टू 6। और एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है यहाँ पे, एक गाड़ी मान लो। ठीक है, उस गाड़ी ने यहाँ से शुरुआत किया, उस गाड़ी ने यहाँ पे शुरुआत किया। ठीक है, और चलते 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 वो जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, वो जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आपने ये कहा कि एक गाड़ी है जो यहां से शुरू कर दिया और यहाँ पे आ गई। इस बॉडी ने t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड, सपोज इसने 2 मीटर कवर किए, और t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 इसने 3 मीटर कवर किए। यहाँ से t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 4 मीटर कवर किए, यहाँ से 1 मीटर कवर किए, यहाँ से 2 मीटर कवर किए, यहाँ से सपोज फिर से 1 मीटर कवर। तो इसने रैंडमली जो है इस यानी t0 से t1 2, t1 से t2 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, इसी तरह इसने रैंडमली कवर किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप जरा ध्यान से समझना, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। कौन कौन से सवाल? पहला सवाल कि बता दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। आप क्या कहोगे? सर वो तो इन सभी का एडिशन होगा, वो तो सभी इनका एडिशन होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 हमें डिस्प्ले, वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो तो इन सभी का समेशन हो गया, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो कितना हुआ? 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 मीटर हमें देखने को मिला। बट दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1।
या मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, या मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 5 सेकेंड ओके टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 6 सेकेंड टू इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो क्या आप जवाब दोगे? सर आप ये पूछना चाह रहे हो कि इस बॉडी ने 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में, 0 सेकेंड ये है, 1 सेकेंड ये है, इसके बीच में, इसके बीच में यानी ये इस इंटरवल में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 2 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 2 मीटर। मैं आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बॉडी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, आप कहोगे 1 सेकेंड ये है, 2 सेकेंड है, इनके बीच में कितना किया? सर 3 मीटर कवर किया। मैंने आपसे पूछा t इक्वल टू 5 और 6 सेकेंड में बता दो, 5 ये रहा, 6 ये रहा, इनके बीच में 1 मीटर इसने कवर किया। कितना कवर किया? 1 मीटर कवर किया। मैंने आपसे पूछा 4 से 5 बता दो, 4 ये रहा, 5 ये रहा, तो इनके बीच में कितना? 2 मीटर इसने कवर किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पहले मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, जो ये आपने जो 30 मीटर निकाला ये एस टी है और t की वैल्यू क्या है? 6 है। ये एस टी हमारा है और t की वैल्यू 6 है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। और यहां पे जो आपने ये निकाला 0 से 1 के बीच में, इसको हम कहते हैं एस वंथ। जो एस एंथ हम पढ़ रहे हैं ना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। एस वंथ का मतलब ये है कि देखो 1 से आगे क्या आता है? 0 और फिर 1। 0 से 1 के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस वंथ का वो मतलब है। समझ रहे हो बात को? यहां पे आप क्या लिखोगे? एस यहां पे क्या लिखोगे? क्या आप यहां पे S2 लिखोगे कि S1 लिखोगे? सर S2 यहाँ पे लिखोगे आप। इसका मतलब है कि 1 से 2 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 6 है। 5 लिखोगे कि 6 लिखोगे? सर 6 लिखूंगा। इसका मतलब है 5 से 6 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 सेकंड है। यहाँ पे लिखोगे आप S5 यानी 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो एस एंथ का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको बता दूं जनरल में, एस एंथ का मतलब ये होता है कि यहां पे लिख दो, एस एंथ का मतलब ये होता है कि बॉडी ने यानी अच्छा वो तो मैंने लिख लिया था कि t इक्वल टू n-1 सेकेंड से लेकर n-1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू n सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। ये मैंने लिखा था यहाँ पे। कहाँ गया? यहाँ पे ले लिखा था ना कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू n सेकेंड। यहाँ पे जब आपने S1 लिखा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो n-1 यानी 0 से लेकर 1 तक इसने डिस्प्लेसमेंट। S2 का मतलब 1 से लेकर 2, S3 का मतलब 8। तो ये मैंने आपको एस एंथ का मतलब बताया कि किसी मतलब ये n से लेकर n-1 यानी n-1 से n के बीच में, और वायर जो n की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो n है, वायर n जो है वो इसकी वैल्यू होल नंबर है। ठीक है, 0 1 2 3 4 इसके होल नंबर्स ये वैल्यू है। ठीक है, इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे S5 बता दो, समझना बात को। अगर आपसे कहूं कि S5 बता दो, आप क्या कहोगे? आप कहोगे S5 का मतलब है t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका वो मतलब है। आप गए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, आप गए t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, आप ये निकालना चाहते हो। हाँ सर, ये निकालना चाहते हो। एक तरीका तो है डायरेक्टली गिवन है तो आपने लिखा सर 2 मीटर है, बट आप क्या दूसरी तरह से सोच सकते हो क्या कि इसको मैं दूसरी तरह से कैसे निकाल सकता हूँ? आपको सर कैसे?
क्या अगर आप यहां से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, समझना बात को, इसको आप क्या कहोगे, S5 मतलब कि 0 से लेकर 5 सेकेंड तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, दूसरा, अगर आप यहां पे फिर यहां से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालते, क्या निकालते, इसको आप क्या कहते हैं, S4। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमारा S5 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा S5 है, क्या है, ये जो है हमारा, यही तो हमारा S5 है, सॉरी ये तो, अरे एक मिनट, सॉरी, ये तो हमारा S5 है, ये तो हमारा S5 है, ये क्या है, ये हमारा S5 है, S5 तो ये हमारा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं S5 में से ये जो है S5, इसमें से S4 माइनस कर दूं, देखो इतने में से मुझे ये चाहिए, तो क्या मैं टोटल यानी S5 तक जो डिस्टेंस है उसमें ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाली, तो क्या मुझे ये नहीं निकलेगी? हाँ सर। तो क्या मैंने S5 को, यानी क्या मैं S5 को ये लिख सकता हूं कि ये S5 है माइनस S4 है। देखो S5 यहां तक है, S5 यहां से लेकर यहां तक है, ये S5 में से आप S4 माइनस करोगे तो यही बचेगा, S5 बचेगा। हाँ, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप S5 बता दो, या फिफ्थ तो बताए, S2 बता दो, या टूथ बता दो, अब क्या होगे, S2 निकालना है। दो तरीके हैं, 2 मतलब S2 का मतलब 1 से लेकर 2, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो हमें ये चाहिए, ये S2 है, ये S2 है, तो S2 है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं, एक तो डायरेक्टली गिवन है, बट दूसरा अगर आप निकालना चाहो कैसे, कि आप यहां से लेकर 2 तक ये जो है डिस्प्लेसमेंट ये निकालो, फिर इसको ये वाली डिस्प्लेसमेंट माइनस करो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि S2 है और ये S1 है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि S2 को मैं S2 माइनस S1 लिखूंगा? अगर मैं इसी तरह कहूंगा कि S3 निकालो, S3 निकालो, तो क्या आप ये नहीं कह सकते ये S3 माइनस S1 S2 है? इसी तरह अगर मैं S6 आपसे कहूं तो क्या आप ये नहीं कह सकते ये S6 S6 माइनस S5 है? तो अगर मैं ये कहूं कि आपसे Snth निकालो तो क्या कहोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी तो आपने S6 माइनस S5 निकाला, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी तो आपने S3 माइनस S2 निकाला। तो क्या Snth आप ये नहीं लिख सकते कि Sn माइनस Sn माइनस 1 है, Sn माइनस Sn1, जहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी, तो क्या मैंने Sn यानी S6 माइनस Sn माइनस 1 नहीं लिखा, 5 को मैं 6 माइनस 1 नहीं लिख सकता? हाँ सर। तो Sn जो होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। हाँ सर, मैंने समझाने की कोशिश की आपको, है ना, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की और आपको शायद समझ में आया होगा। तो अब हम डिराइव करेंगे कि Snth का क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा, हम उसको डिराइव करते हैं। ये रही हमारे पास एक रोड मान लो, ठीक है, एक बॉडी है जो यहां से चली, और यहां तक, ठीक है, इसकी यहां पे से लेकर यहां तक ये चलेगी। ओके, यहां पे t इक्वल टू 0 टाइम है, ठीक है, t इक्वल टू 0 टाइम यहां पे है, और यहाँ पे t इक्वल टू n सेकेंड है। बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ पे, एक मिनट, बॉडी कहीं ना कहीं कभी यहाँ पे तो हुई होगी, अरे यार, बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ पे यानी t इक्वल n सेकेंड है, तो क्या t इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड हुआ होगा तब जाके यहाँ पे कहीं होगी। तो मुझे Snth निकालना है, क्या निकालना है मुझे, Snth निकालना है, क्या निकालना है सर, Snth निकालना है। तो क्या Snth
ऊपर मैंने लिखा कि वो एस एन माइनस एस एन माइनस वन वेक्टर होगा। हाँ सर, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सॉरी अगर मुझे ये चाहिए एस एन मतलब एन माइनस वन से लेकर एन सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या मैं टोटल में से यानी इतने में से ये माइनस कर दूं तो क्या ये निकलेगा? हाँ सर, तो इसका मतलब मुझे एस एन में से, ये क्या है, ये एस एन है और ये क्या है, ये एस एन माइनस वन है। तो क्या मैं टोटल में से ओके, तो यहां पे जरा देखिए कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये लिख लेता हूं कि जो ये हमारा है क्या, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है और यहां से लेकर यहां तक जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ये जरा देखो, ये जरा, अच्छा तो क्या ये एस एन है? यस। क्या ये एस एन माइनस वन है? यस। क्या ये हमारा एस एन है? यस। तो क्या एस एन माइनस वन निकला, एस एन माइनस एस एन माइनस वन निकला? हाँ सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप एस एन लिख सकते हैं क्या? आपने कहा कैसे लिखूंगा, मैंने कहा एस टी का फॉर्मूला पता है क्या? यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर है, बस टी की जगह एन रख दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यू वेक्टर टी की जगह एन प्लस हाफ ए वेक्टर टी की जगह एन स्क्वायर बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, यू एन प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर नहीं एन स्क्वायर। ओके सर, माइनस अब यहाँ पे एस एन माइनस वन है तो कैसे लिखोगे, टी की जगह एन माइनस वन डाल दो, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यस, तो आप यहां पे जरा देखो, क्या यहाँ पे यू एन प्लस हाफ वेक्टर फॉर्म में लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है, ए एन स्क्वायर है, ठीक है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसलिए मैं लास्ट में ही एक साथ डालता हूं। माइनस, ये मैंने लिखा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके सर, तो यहां पे जरा देखो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ठीक है सर, माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हाफ ए, ठीक है सर, फिर माइनस टू से टू कट गया तो ए एन बन जाएगा। हाँ सर, तो फिर यहां पे जरा देखो, अब मैं क्या करता हूं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब माइनस को अंदर भेजता हूं तो क्या यह माइनस यू एन प्लस यू और माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, बस माइनस को अंदर ले लिया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। तो क्या आपको दिख रहा है कि यू एन से यू एन कट गया, यू एन से यू एन कट गया, ठीक है, और क्या कट गया, हाफ एन ए स्क्वायर हाफ एन एन स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, सर यू वेक्टर बचा हमारे पास, दैट इज यू हमारे पास बचा ये, और क्या बचा, माइनस ए बाई टू बचा, और क्या बचा, प्लस ए एन बचा। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि ये यू माइनस, आप क्या करो, ए वेक्टर को क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या मिलेगा, ए प्लस टू ए एन बाई टू बच जाएगा। हाँ सर, तो क्या यहाँ पे यू, ठीक है, माइनस, आप यहाँ पे माइनस मत लिखो, आप यहाँ पे इस तरह भी तो लिख सकते हो, आप शायद कंफ्यूज हुए होंगे, आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि इसको इस तरह लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इक्वल टू यू, इसको ए एन को पहले ले लो, ए एन माइनस ए बाई टू, ठीक है, अब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू ए एन माइनस ए बाई टू, ठीक है, इक्वल टू यू, अब ए जो है वो कॉमन निकालो, ए कॉमन निकला तो क्या बचा यहाँ पे, टू एन माइनस ए कॉमन निकला तो वन बचा, डिवाइडेड बाई टू। तो क्या हमारे पास जो एस एनथ है, क्या हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया, दैट इज यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई टू, टू एन माइनस वन। क्या हमारे पास
ये फॉर्मूला निकल के आया, हाँ सर। तो क्या हमने इसको भी डिराइव किया, हाँ सर। तो हमारी यहाँ पे डेरिवेशन हो गई है, ठीक है, हमारी यहाँ पे डेरिवेशन हो गई है सर, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी बताया, ठीक है। इसकी डेरिवेशन को फिर से देखना, मैंने क्या बताया, क्या कैसे मैंने इसको डिराइव किया, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ सर, इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा, अब ये जो हमारी एस टी वाली है, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब इसके दो और फॉर्म्स हैं, तो मैं आपको क्या होमवर्क देता हूं, ये तो मैं आपको होमवर्क देता हूं कि क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां से अब दो फॉर्म्स निकालना है, ठीक है। आपको यहां से अब दो फॉर्म्स निकालने हैं। कौन कौन से फॉर्म निकालने हैं सर? पहला निकालना है हमें कि जो एस वेक्टर है वो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी के बराबर होता है, और दूसरा हमने एस वेक्टर जो है वो क्या निकाला था, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, आपको यहां से जब यहां जाओगे, क्या आपको गायब दिख रहा है सर? ए गायब दिख रहा है। इसकी वैल्यू कहां से लाओगे आप? इसकी वैल्यू यहां से लाओगे, यहां से ए की वैल्यू आपको v माइनस यू डिवाइड बाई टी, कुछ भी नहीं करना है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉरी, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे ए दिख रहा है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, फिर यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, आपको ये दिखेगा, ये निकलेगा। अच्छा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको यहां से यहां जाना है तो क्या गायब दिख रहा है आपको? u गायब दिख रहा है, तो u की वैल्यू यहां से निकालो, u की वैल्यू जो है वो v माइनस ए टी है, उसको यहां पे रख दो, आपको ये मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, खामखा टाइम जाएगा इसमें, ठीक है। इरेजर का, ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ओके सर, यहाँ पे आपने बताया, ये मैं याद रखूंगा, ठीक है, ओके, हाँ सर। तो अभी तक के हमारे इस कहानी में थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, अभी तक हमारे इस कहानी में क्या चल रहा था सर? हमने शुरुआत की थी कि मोशन के एक्सेलरेशन के बेसिस पे दो टाइप्स है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ सर, फिर हमने ये डिस्कस किया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है। फिर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को स्टार्ट किया, उसमें हमने बोला कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हम जो है ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करते हैं, यानी अगर हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आए जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं। फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा क्या इसकी कंडीशन है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हमारे पास ये चार जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इसको हमने दो और टू डू में लिख लिया, ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बताया कि वी यू ए एस टी क्या होता है, फिर मैंने आपको एक एक करके सबकी डेरिवेशन कर दी, एक एक करके सबकी डेरिवेशन यहाँ पे कर दी, एस nth का भी डेरिवेशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एस nth का भी डेरिवेशन यहाँ पे कर दिया। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ले जाता हूँ, इसको जाके एक काम करो, ये जो है इसको उठाओ और यहां पे ले आओ, यहां पे ले आओ, ओके। तो ये दिक्कत तो नहीं, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, हो जाए भाई, हाँ, यहाँ पे मैंने इसको डिराइव कर दिया, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में आपको बताऊंगा जो कि आपको क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूं जो आपको क्वेश्चंस में यूज होगा। ऑब्जर्वेशन को बताने से पहले मैं आपको फिर से वापस लेके चलता हूं। ऑब्जर्वेशन को ये करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे जरा देखिए कि हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, फिर से मैं उनको लिख लेता हूं यहाँ पे, फिर से मैं उनको यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे लिख लेता हूं कि हमने क्या क्या इक्वेशंस पढ़े थे सर। एक तो पढ़ा था हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी। दूसरा हमने पढ़ा था s वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। तीसरा हमने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फोर्थ हमने पढ़ा था s nth जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट,
u वेक्टर प्लस a/2 वेक्टर 2n-1। ओके, हमने ये 4 इक्वेशंस पढ़े और हमने जो है ना इसके 2 और फॉर्म्स पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्म्स? दैट इज s जो होता है वो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी के बराबर होता है, और s जो होता है वो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ये जो इक्वेशंस पढ़े भाई, ये जो इक्वेशंस हमने पढ़े, इस पे जरा गौर फरमाएं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो कि चाहे आप ये इक्वेशन जरा देखो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? एक v है, एक u है, एक a है, एक t है। ओके, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? आप कहोगे इसमें s है, इसमें u है, इसमें a है, इसमें t है। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? एक s है, एक u है, एक v है, एक t है। इसमें एक v है, एक u है, एक a है, एक s है। इसमें एक s है, एक v है, एक a है, एक t है। इसमें जरा देखो, एक एस एनथ है, एक एस एनथ है, एस एनथ है, और एक यू है, और एक ए है, और एक एन है। तो जो भी आप यहाँ पे इक्वेशन दोगे उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स आपको देखने को मिले। आपको 4 वेरिएबल्स, देखो मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे इसी के ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? टाइप 1 क्वेश्चन, कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कौन सा? टाइप 1 क्वेश्चन ये है कि आपको जो है ना, जो गिवन होगा, समझना, जो गिवन होगा वो 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, और आपसे फोर्थ वेरिएबल जो है वो पूछा जाएगा। फोर्थ वेरिएबल जो है वो पूछा जाएगा। यानी समझो बात को, सपोज मैंने आपको u दे दिया, v दे दिया, a दे दिया, मैंने आपसे t पूछा, तो आप इसका यूज करके फोर्थ वेरिएबल मेरे को बता दोगे। मैंने आपको s दे दिया, u दे दिया, a दे दिया, या मैंने आपको u a t दे दिया, s पूछा, तो आप ये यूज करोगे और मेरे को s बताओगे। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको 3 वेरिएबल्स दूंगा और आपसे फोर्थ वेरिएबल पूछूंगा। तो क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, यूज एप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको अप्रोप्रिएट मतलब कि सपोज मैं आपको यू ए टी दे दूं और एस पूछूं, तो क्या आप ये यूज करोगे? नहीं। क्या आप ये यूज करोगे? नहीं, आप ये यूज करोगे। इसमें यू ए टी यू ने एस पूछा तो ये यूज करोगे। सिमिलरली मैं आपको यू ए एन दे दूंगा और एस एन पूछूंगा, तो क्या आप ये तीनों में से कोई यूज करोगे? नहीं, ये यूज करोगे। तो अप्रोप्रिएट कहने का ये मतलब है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ये तो पहला टाइप ऑफ जो इक्वेशन हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है, पहला वो है यही। कि आपके पास गिवन क्या होगा? 3 वेरिएबल्स, फोर्थ वेरिएबल पूछा जाए तो यूज एप्रोप्रिएट इक्वेशन। दूसरा क्या है? दूसरा टाइप 2, कि आपके पास जो गिवन होगा वो 2 ही वेरिएबल्स गिवन होंगे और आपसे 2 वेरिएबल्स पूछा जाएगा। तो क्या करना है आपको? फॉर्म फॉर्म 2 इक्वेशंस। ठीक है, यानी क्या करना है आपको? सरल सी बात है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है और 2 वेरिएबल्स पूछा जाए, तो आपको 2 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। किन किन के बीच में? जो आपका गिवन है, जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, फॉर्म 2 इक्वेशंस बिटवीन, यहां पे लिखूंगा मैं, गिवन वेरिएबल्स एंड आस्क्ड वेरिएबल्स। ये यहां पे आप लिख लेना, गिवन वेरिएबल्स और आस्क्ड वेरिएबल के बीच में 2 इक्वेशन फॉर्म करो। ओके, ये हमारे पास जो है दूसरा टाइप हो गया। टाइप 3 भी यहां पे बनता है कि आपसे, देखो जो बहुत कम बनता है, वो बहुत कम बनता है, बट बनता है। क्या है? कि आपसे टाइप 3, जो यहाँ पे बनता है वो क्या है, कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। हो जाएगा क्या कॉपी? हाँ, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जाके कंट्रोल V अगर मैं दबा दूं तो हो भाई, हो गया। कि यहाँ पे आपसे क्या यहाँ पे गिवन है, कि जरा यहाँ पे देखो कि अब आपको 2 वेरिएबल्स नहीं गिवन है, और यहाँ पे जरा फॉर्म 3 इक्वेशंस देखो।
कि आपसे जो यहाँ पे एक ही वेरिएबल गिवन होगा, 3 वेरिएबल्स पूछे जाएंगे, तो आपको 3 इक्वेशंस जो है वो फॉर्म करने हैं बिटवीन गिवन वेरिएबल और आस्क्ड वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये 3 तरह के टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये बताया तो खट 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 कैसे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं, सोचना दो, फिर भी आपको पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई मंत्र दे, बस ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा क्वेश्चन को एनालाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, क्या था, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। मेरे ख्याल से वीडियो गया, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो अब जो क्वेश्चंस है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे बेसिक है, सिंगेज प्रॉब्लम है, वेलोसिटी लॉस प्रॉब्लम है, वेलोसिटी मिड पॉइंट है, पुलिस चोर प्रॉब्लम है, एचसीवी से कार रेस प्रॉब्लम है, ट्रेन प्रॉब्लम है, सिंगेज वाली प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बहुत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए वीडियो तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।